प्रोजेक्टाइल मोशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक बेसिक सा प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। बेसिक सा प्रोजेक्टाइल यानी कि हमने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ले लिया। तो प्रोजेक्टाइल जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है हमेशा समझने के लिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से ज़्यादा आसान होता है। रीज़न बीइंग कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जब हम प्रोजेक्टाइल को एक एंगल पे थ्रो करते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आती है और कुछ ना कुछ x एक्सिस की वेलोसिटी भी आती है। इनिशियल फाइनल दोनों हो सकती है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, हमने उसको थ्रो ही हॉरिजॉन्टल किया, मींस हमने उसको y एक्सिस के ऊपर थ्रो ही नहीं किया। जब y पे थ्रो ही नहीं कर रहे तो y एक्सिस की जो वेलोसिटी है ये कैसी बनेगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जिसको हम v नॉट y कहते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कुछ ना कुछ होती है जिसको मैं अपनी आसानी के लिए फिलहाल v हॉरिजॉन्टल कह देता हूं, ठीक है। तो when a projectile is thrown horizontally it only has the horizontal or the x component of its velocity, ठीक है, जिसको vh कह लीजिए या vx कह लीजिए, और जो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज जीरो। नाउ हम ये जानना चाहते हैं कि एक सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल कहाँ मिलेगा। तो हमने इसको यहाँ फेंका, तो यहाँ फेंकने से इसकी x एक्सिस की वेलोसिटी तो हम जानते हैं कि चेंज ही नहीं होती, लेकिन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एक सेकंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी होती है vf इक्वल टू vi प्लस gt। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, अगर 0 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी 0 थी तो 1 सेकंड के बाद 1 बाय इनिशियल वेलोसिटी जो कि v नॉट बाय 0 प्लस g इंटू 1 जिसका मतलब हो जाएगा 1g। 2 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी 0 प्लस g इंटू 2 2g। 3 सेकंड्स के बाद 3g, 4 सेकंड्स के बाद 4g एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इसकी डायरेक्शंस इसकी फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां इन वेलोसिटी से क्या होगा, शुरू में देखिए जब ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ा तो इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, ये यहां हो गया। मजीद जब ये आगे बढ़ा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी इतनी ही है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx उतनी रही। वर्टिकल वेलोसिटी एक सेकंड के बाद कितनी बढ़ गई, यहाँ पे v1g हो जाएगा, v1y हो जाएगा, v1y यानी कि g के बराबर। g के बराबर मतलब लेट्स से ये g। अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट इसका प्रोजेक्ट, हम अगर इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करें ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। यहां से मजीद एक सेकंड के बाद vx अभी भी उतना ही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक अभी भी उतना ही है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग अब वेलोसिटी कितनी बढ़ गई, 2 सेकंड्स के बाद बढ़ के 2g हो गई। तो अगर g इतना है तो 2g यहां से भी डबल यहां तक हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, अब इसका रिजल्टेंट यहां से 3 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी x वाली बदस्तूर उतनी ही कायम, यानी कि यहां तक दिस इज vx, और y एक्सिस की वेलोसिटी अब 3 सेकंड के बाद 3g हो गई, यानी कि इस वेलोसिटी का 3 गुना, ये तकरीबन यहां तक, दिस इज 3g। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट इसका पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक ये
4 सेकंड्स के बाद ये Vx इतना मजीद आगे, दिस इज Vx, और जो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी होगी, यानी कि सपोज इतना हो गया होगा ये। अब जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट इसका ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। इस प्रोजेक्टाइल को हम अगर कंप्लीट करें तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हमें बनता हुआ नजर आएगा। 1 सेकंड के बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो दिस इज हाउ अ प्रोजेक्टाइल इज फॉर्म्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर दफा इक्वल ही रह रही है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। तो एक वक्त आता है कि ये जैसे जैसे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वाई एक्सिस का कंपोनेंट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट और ज्यादा कर्व इनवर्ड होता चला जाएगा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, यहां आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें ऑब्जर्व की। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल हर वेलोसिटी के यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, x एंड y। एक कंपोनेंट हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो 1 कंपोनेंट यूनिफॉर्म, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑब्जर्व की, जब एक कंपोनेंट यूनिफॉर्म है तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेटेड होगा, और वो एक्सेलरेशन हर दफा उस यूनिफॉर्म कंपोनेंट से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा, यानी कि acceleration which is g in this case is always perpendicular to the uniform component। जहां कहीं ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, जिस भी मूवमेंट के अंदर, वो मूवमेंट हमेशा क्या बन जाएगी, प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। तो इसको आप कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं, कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो नेसेसरी कंडीशन प्रोजेक्टाइल मोशन की ये है कि दो कंपोनेंट्स में से हमेशा एक कंपोनेंट यूनिफॉर्म ही रहेगा, नंबर 1, और जो दूसरा एक्सेलरेटेड कंपोनेंट होगा उसमें एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म वाले से ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा। ऐसी और बहुत सी 2 डायमेंशनल मोशंस होती हैं जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन हर मोशन के अंदर, हर 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर एक यूनिफॉर्म और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। तो हर वो 2 डायमेंशनल मोशन जिसमें एक कंपोनेंट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड कंपोनेंट जो होगा वो, या उस एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म कंपोनेंट से 90 का एंगल होना, जहां ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी वो मोशन क्या बन जाएगी, प्रोजेक्टाइल बन जाएगी। सही है, दो बातें आखिरी में बिल्कुल। नंबर 1, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ही बनती है या ये कहीं और भी बन सकती है? तो हम इसका आंसर ये देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में नहीं बनती, बल्कि आप सेकेंड ईयर में आगे क्लासेस में, चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट में भी प्रोजेक्टाइल बनता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स के इफेक्ट में भी प्रोजेक्टाइल बनता है। किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी प्रोजेक्टाइल बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रोजेक्टाइल बनता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें हमने अल्फा बीटा गैमा रेज पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर, ये ऐसे इसको देख लेते हैं कि ये अल्फा गन थी, यहाँ अल्फा पार्टिकल्स मौजूद थे, यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा हुआ था, यहाँ आपने नॉर्थ और साउथ पोल्स कनेक्ट किए हुए थे।
एक पार्टिकल नॉर्थ की तरफ ये बीटा पार्टिकल था, यहाँ साउथ की तरफ अल्फा पार्टिकल गया था और गैमा बिल्कुल सीधे सीधे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव कर रहे हैं और कोई फोर्स इनको, जो शुरू में पार्टिकल को धक्का लग के जब आगे निकली होंगी, सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती थी, ठीक है। इसी तरीके से हम नॉर्थ पोल को इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और साउथ पोल को इक्वल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली भी ग्रेविटी की फोर्स एक फील्ड फोर्स है, यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को फासले से भी खींच के ले आती है। ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, अर्थ यहाँ मौजूद है, तो ये ग्रेविटी उसको पुल करके नीचे ले आएगी, ठीक है। तो ग्रेविटी इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, तो एक फील्ड फोर्स कहलाती है। इसकी अपनी एक फील्ड होती है जिसमें ग्रेविटी की फोर्स हम पे लग रही होती है। उस फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स होती है, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को फासले के ऊपर भी अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आपस में जो फोर्स जनरेट करते हैं, रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, वो भी एक फील्ड फोर्स है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को फासले के ऊपर भी अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। तो क्योंकि ग्रेविटी की फील्ड फोर्स है, लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड फोर्स होने के नाते प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। उनकी सूरत में क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इफ अ बॉडी मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वो भी प्रोजेक्टाइल बनाएगा। और आप देखेंगे सेकेंडरी फिजिक्स में, आप देखेंगे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आप देखेंगे ये। इसी तरह इफ अ बॉडी मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो भी प्रोजेक्टाइल बनाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इफ अ बॉडी मूव्स सच दैट इट हैज नो कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स एक्सेप्ट मैग्नेटिक फोर्स या एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सो आंसर इज, क्या प्रोजेक्टाइल सिर्फ ग्रेविटी की फील्ड में ही बनते हैं? सर्टनली नो। प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी हर फील्ड फोर्स के अंदर बनता है, जैसे कि ग्रेविटी, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हमें नोट करना है वो ये कि क्या कभी प्रोजेक्टाइल ऐसे वर्टिकली जा सकता है? उस एक्सेप्शन को हटा देते हैं फ्री फॉल मोशन की, जिसमें हम बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज, प्रोजेक्टाइल कभी भी ऐसे वर्टिकल नहीं जाएगा। क्या कोई ऐसा टाइम इस प्रोजेक्टाइल को मजीद और नीचे हम मूव करने के लिए दें? क्या कोई ऐसा टाइम आ सकता है जिसमें ये बिल्कुल वाई एक्सिस के अलावा मूव करना शुरू कर जाए? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्या कभी कोई प्रोजेक्टाइल ऐसा शो करेगा कि आगे बढ़ते बढ़ते एक खास हाइट पे पहुंचने के बाद वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए ग्राउंड के, या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, या हमेशा इस तरह से एंगल थोड़ा सा इसमें बनता रहेगा? तो आंसर इज, ये कभी भी ऐसा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मुसलसल उसका चेंज हो ही नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मुसलसल है उसके पास, कांस्टेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस वो होगा, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन या वाई एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट को बढ़ने की वजह से उसका ये हॉरिजॉन्टल होना थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। ये स्टीप तो होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट इसका हमेशा इसके पास कुछ ना कुछ रहेगा। ये बहुत माइनर सा कर्व शो करेगा, लेकिन बहरहाल करेगा जरूर, क्योंकि इतना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसके पास हमेशा रहेगा। अगर हम ये कहें कि आगे जाके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ये हमने अपनी ही बात को वायलेट कर दिया, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड उसी वक्त हो सकता है जब एक्स कंपोनेंट ना हो। तो हमने तो कहा एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई ये कहे कि ये प्रोजेक्टाइल आगे जाते जाते बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड हिट करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी a uniform component of velocity associated with this projectile, and it will never allow this projectile to hit the ground perpendicularly, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल हमेशा एंगल पे रहेगा, जिसकी वजह से ये कभी भी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज हाउ
प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क्स, ये हमने दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें देखी, कंडीशंस भी देखी, और प्रोजेक्टाइल की नेचर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ये एक ही सूरत में परपेंडिकुलर रहेगा जब इसके पास एक्स कंपोनेंट जीरो हो। इन दैट सेंस भी हम देख रहे हैं कंडीशन यूनिफॉर्म कंपोनेंट है, यूनिफॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे Vx शुरू से जीरो होता है, जब हम किसी बॉडी को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसका x कंपोनेंट शुरू से लेकर आखिर तक जीरो ही रहता है। सो यस, ये कंडीशन अभी भी वैलिड है, वन कंपोनेंट यूनिफॉर्म इक्वल टू जीरो, वो कभी बढ़ा ही नहीं, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म कंपोनेंट, यानी कि जैसा है g वैसा लगना होता है। तो फ्री फॉल मोशन इज आल्सो अ वेरी स्पेशल कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये दो इसकी कंडीशंस हैं, उसमें x कंपोनेंट उसका यूनिफॉर्म होता है जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें, बहुत बेसिक कंसेप्ट, बहुत डिटेल में हमने इन तमाम कंसेप्ट्स को जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है वो हमने देखे, ठीक है। और अब इन इक्वेशंस को हमें याद रखना है, और एक दो बेसिक बातों को हमें याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। ये बातें अगर आपको याद हैं तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बाकी सारी डेरिवेशंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जो कि हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब मानसी।